हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल उन्नत क्लासेस में। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपके एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होंगी। तो आज की वीडियो से देखिए हम स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए एनसीईआरटी आप सबको पता है, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे वो टीचिंग एग्ज़ाम हो या नॉन टीचिंग एग्ज़ाम हो, इनफैक्ट यूपीएससी के लिए भी एनसीईआरटी ही पढ़नी पड़ती है। तो आज की वीडियो से हम एक एनसीईआरटी क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, एनसीईआरटी की एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिए। तो चाहे आप DXXX भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, KVS, NVS, EMRS या BPSC 3.0 एग्ज़ाम जो अभी होने वाला है, उसके लिए भी हर एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो ये होने वाला है। तो और ये जो सीरीज़ स्टार्ट है इससे आप जुड़े रहिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम 7th क्लास की जो NCERT ज्योग्राफी की NCERT है उसका चैप्टर नंबर 1 एनवायरनमेंट देखने वाले हैं। तो इसमें देखिए क्या दिया गया है। इसमें ये स्टोरी दी गई है कि बच्चे छुट्टियों में घर जाते हैं तो वो देखते हैं कि यहाँ खुदाई चल रही है। तो बच्चे पूछते हैं कि ये क्यों हो रहा है, तो उन्हें बताया गया कि यहाँ बिल्डिंग बनेंगी, पुल बनेंगे, तो लंबी लंबी इमारतें बनेंगी। तो बच्चों ने पूछा ये क्यों हो रहा है, तो कि उन्होंने कहा ये पर्यावरण का हिस्सा है, इंसान की ज़रूरत के हिसाब से करना पड़ता है। तो उन्हें समझाया गया कि पर्यावरण क्या होता है, कैसे होता है, ये सब इसमें बताया गया है। तो देखिए इम्पोर्टेंट ये है कि इसमें दिया गया है पर्यावरण के घटक यानी कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट इसमें दिए गए हैं। मोस्टली एनवायरनमेंट के कंपोनेंट 3 तरीके के बताए गए हैं, नेचुरल यानी प्राकृतिक, ह्यूमन मेड मानव निर्मित, और एक दिया गया है मैन यानी मानव खुद, ह्यूमंस दिए गए हैं। तो देखिए नेचुरल जो कंपोनेंट है उसमें क्या दिया गया है, उसमें जैवमंडल दिया गया है, स्थल मंडल दिया गया है, वायुमंडल और जलमंडल, ये 4 तरीके की प्राकृतिक कंपोनेंट बताए गए हैं पर्यावरण के प्राकृतिक घटक 4 तरीके के, जैवमंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल और जलमंडल। तो देखिए जैवमंडल में क्या आता है, ये लिविंग थिंग यानी सजीव जो चीज़ें हैं, लिविंग थिंग्स जो हैं वो सब जैवमंडल में आती है। और जैवमंडल को क्या बोलते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। देखिए जैवमंडल को बायोस्फीयर बोलते हैं, तो ये याद रखिएगा, बायोस्फीयर जैवमंडल होता है। नेक्स्ट है स्थल यानी कि लैंड जो है वो स्थल मंडल का भाग है। तो स्थल मंडल को क्या कहते हैं, तो स्थल मंडल को लिथोस्फीयर कहते हैं। लिथोस्फीयर स्थल मंडल को कहा जाता है। ये इंग्लिश जो वर्ड्स हैं इनको भी याद रखिएगा, ये भी मतलब पूछे जाते हैं, डायरेक्ट स्थल मंडल ना दे के लिथोस्फीयर दे दिया जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। अब नेक्स्ट है वायु। तो एयर किस में आती है, वायुमंडल में आती है। वायुमंडल को क्या बोलेंगे, तो इसे बोलेंगे एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर वायुमंडल होता है। और नेक्स्ट दिया गया है जल यानी कि वाटर। वाटर किस में आएगा, जल मंडल में। और जल मंडल को क्या बोला जाता है, हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर जल मंडल को बोला जाता है, हाइड्रोस्फीयर। तो ये 4 इस प्राकृतिक घटक हैं पर्यावरण के। फिर दिए गए हैं मानव निर्मित यानी ह्यूमन मेड जो कंपोनेंट हैं पर्यावरण के, वो इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो देखिए इसमें आती हैं इमारतें, बिल्डिंग्स आती हैं, पार्क्स आते हैं, पुल या ब्रिज आते हैं, सड़कें आती हैं, और इंडस्ट्रीज़ आती हैं यानी उद्योग आते हैं, या फिर कोई भी मोनूमेंट या स्मारक, इसमें सब आते हैं, जैसे कि ताजमहल, लाल किला, ये सब ह्यूमन मेड रिसोर्स में, ह्यूमन मेड कंपोनेंट में, एनवायरनमेंट के में आते हैं। फिर है मानव। मानव भी एक पर्यावरण का घटक है। तो मानव में जैसे कि एक व्यक्ति, एक पूरा परिवार, एक समुदाय, धर्म, शैक्षिक, आर्थिक, राजनीतिक, ये सभी पर्यावरण के मानवीय घटक हैं। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसको देखिए आप नोट्स बनाते रहिएगा साथ में, तो ये आप के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि नोट्स बनाओगे तो आप उसको बार बार रिवाइज कर पाओगे। तो नेक्स्ट आगे देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। इसमें दिया गया है कि हम प्राकृतिक जो वातावरण है उसमें परिवर्तन करते रहते हैं। कभी कभी क्या करते हैं, हम उन्हें नष्ट भी कर देते हैं। तो नष्ट क्या करते हैं, जैसे हम पेड़ों की कटाई करना, या फिर जैसे बिल्डिंग बनाने के लिए उसको नीचे से जो घास थी, पशु चरते हैं, उनको खोद दिया जाता है। तो ये कभी कभी हम उन्हें नष्ट भी कर देते हैं, ये इसमें दिया गया है।
फिर देखिए इसमें दिया गया है कि ऊपर के वर्तमान में आप समझ गए होंगे किसी भी जीवित प्राणी के जो चारों ओर लोग, स्थान या वस्तु एवं प्रकृति को हम क्या बोलेंगे, एनवायरनमेंट बोलेंगे, पर्यावरण बोलेंगे, कि यानी जीवित प्राणियों के चारों ओर जो भी कोई भी वस्तु हो, कोई भी स्थान हो या फिर लोग हो या फिर प्रकृति ने जो बनाया है, यानी नेचुरल जो कंपोनेंट हैं वो, ये सब पर्यावरण का हिस्सा है जो हमारे चारों तरफ फैला हुआ है, ये सब पर्यावरण है। तो इसमें ये पर्यावरण की परिभाषा है। अब दिया गया है कि प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है क्या, पर्यावरण। पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवीय और अजीवीय दोनों परिस्थितियां सम्मिलित है। अब देखिए जीवीय और अजीवीय क्या होती हैं। जीवीय यानी कि बायोटिक, बायोटिक जीवीय होती हैं, जिसमें क्या होता है, सजीव प्राणियों का संसार जैसे कि पादप और जंतु यानी लिविंग थिंग्स इसमें आती है। और एक है अजीवीय यानी एबायोटिक, तो इसमें क्या होते हैं, जो निर्जीव पदार्थ हैं संसार के, जैसे कि स्थल लैंड है, वो अजीवीय इसमें आएगा, एबायोटिक में आएगा। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि सजीवीय और अजीवीय यानी बायोटिक और एबायोटिक क्या होते हैं। तो ये पर्यावरण के ही पाए जाने वाले परिस्थितियां हैं। आगे देखते हैं। इसमें आगे दिया गया है कि मानवीय पर्यावरण में मानव के परस्पर क्रियाएं, गतिविधियां, उनमें पाई जाने वाली संरचनाएं सम्मिलित होती है। तो मानवीय पर्यावरण में मानव के द्वारा जो भी क्रियाएं की जाती हैं वो सब मानवीय क्रिया इसमें क्रियाओं संरचनाओं में शामिल होता है। अभी देखिए ये जो बॉक्सेस है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें स्टार लगा लीजिएगा क्योंकि ये बॉक्सेस हर एग्ज़ाम में इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो इसके भी आप नोट्स बना लीजिएगा कि शब्द की उत्पत्ति दी गई है कि ये पर्यावरण शब्द है, जो एनवायरनमेंट शब्द है वो शब्द किससे मिलकर बना है। तो देखिए एनवायरनमेंट या पर्यावरण शब्द है, उसकी उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। तो ये हुई है फ्रेंच का शब्द है एनवायरोनेर या एनवायरोनेर से इस उत्पत्ति हुई है, जो कि फ्रेंच शब्द है। एनवायरोनेर से उत्पत्ति एनवायरनमेंट की हुई है। और इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है पड़ोस या नेबरहुड, इसका अर्थ होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा, इसको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट इसमें दिया गया है कि प्राकृतिक पर्यावरण क्या होता है। तो देखिए भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे और जीव जंतु से मिलाकर जो पर्यावरण बनता है वो प्राकृतिक पर्यावरण कहलाता है। और इसमें जलमंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल एवं जैव मंडल हमने पीछे देखा था, तो उसके बारे में जानकारी इन्होंने दी है। तो देखिए स्थल मंडल बताया है कि स्थल मंडल या लिथोस्फीयर क्या होता है। तो पृथ्वी की ठोस परपट्टी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं, जिस पर हम रहते हैं। वो पृथ्वी की जो ऊपर की लेयर है वो लेयर उसको हम क्या बोलेंगे, लिथोस्फीयर यानी स्थल मंडल उसको कहते हैं। और ये किससे बनी होती है, तो ये बनी होती है चट्टानों और खनिजों से, यानी कि रॉक्स और मिनरल से मिलकर के मिट्टी की एक पतली परत से ढका हुआ रहता है ये नीचे। तो जिस पर हम निवास करते हैं, जिस पर रहते हैं, वो लिथोस्फीयर पे हम रहते हैं, स्थल मंडल पर हम रहते हैं। अब देखते हैं लिथोस्फीयर में, देखिए खनिजों से बना होता है और इस पे ये पहाड़, पठार, मैदान, घाटी जैसे विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल है। या आप सबको पता है कि यहाँ अनेक तरीके के पहाड़, पठार, मैदान, घाटी, महाद्वीप, महासागर, सब तरीके की इसमें स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं, लैंडफॉर्म्स पाए जाते हैं। तो देखिए जो स्थलाकृतियाँ हैं, लैंडफॉर्म्स है, वो महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाए जाते हैं। यानी लैंडफॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट्स एंड ऑल्सो द ओशियन फ्लोर। तो ये महाद्वीप और महासागर दोनों की सतह पर पाई जाता है क्या, स्थल मंडल। अब स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि, मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चराने के लिए घास स्थल प्रदान करता है और ये खनिज संपदा का एक स्रोत है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके नोट्स में आप लिखिएगा ये पॉइंट्स, ये कि स्थल मंडल क्या होता है और स्थल मंडल में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं लिथोस्फीयर में। आगे इसमें दिया गया है, देखिए ये इन्होंने डायग्राम बना के बताया गया है कि जो जैव मंडल होता है ना, वो जैव मंडल क्या होता है, बायोस्फीयर क्या होता है। तो देखिए बायोस्फीयर वो जगह होती है, वो होता है जहाँ स्थल मंडल, लिथोस्फीयर, जल मंडल यानी कि हाइड्रोस्फीयर और वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर, जहाँ तीनों मिलते हैं ना, वो क्या कहलाता है, बायोस्फीयर यानी जैव मंडल कहलाता है। जहाँ जीवन संभव हो पाता है वो जैव मंडल है। आगे दिया गया है
कि जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं ऑब्वियसली। जैसे कि नदी, झील, समुद्र, महासागर, ये सभी क्या हैं, ये जलाशय हैं, तो ये इन्हें हम जलमंडल कहेंगे। और ये जलमंडल हर मनुष्य के लिए, हर प्राणी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको पता है हम खाए बिना रह सकते हैं पर पानी पिए बिना नहीं रह जाता है। तो वाटर बहुत ज़रूरी है हर इंसान को, हर प्राणी को जीवित रहने के लिए। तो दिया गया है पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को क्या बोलते हैं, वायुमंडल बोलते हैं, यानी कि एटमॉस्फेयर बोलते हैं। जो वायु की पतली परत, अब वायु भी इंसान प्राणी को जीवित रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण जो बल है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो अपने चारों ओर वायुमंडल को थामे रखता है। ये है सूर्य को झुलसने वाली गर्मी और हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। अगर देखिए वायुमंडल नहीं होगा, एटमॉस्फेयर नहीं होगा, तो जो सूरज की किरणें, सनरेज जो आती हैं वो डायरेक्ट आके हमें झुलसा देती हैं। इनफैक्ट इतनी पावरफुल, इतनी ज़्यादा गर्म होती हैं कि इंसान जल जाता है। तो उनसे हमारी रक्षा कौन करता है, वायुमंडल ही उनसे हमारी रक्षा करता है। आगे इसमें दिया गया है परितंत्र क्या होता है, यानी परितंत्र किसे कहते हैं। तो देखिए परितंत्र का मतलब होता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम परितंत्र का मतलब, ये भी देखिए ये जो पॉइंट्स है इंग्लिश हिंदी दोनों में आप याद रखिएगा। इकोसिस्टम होता क्या है, ये वह तंत्र है जिसमें कि सभी जीवधारी हैं आपस में एक दूसरे के साथ पर्यावरण के उन भौतिक और रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। यानी इसका अगर इजी वे में देखें तो पर्यावरण के जितने भी जीवधारी हैं, जो भी हैं, वो एक दूसरे के साथ में भौतिक या फिजिकल या केमिकली या फिर रासायनिक कारकों के साथ क्रियाएं करते हैं, जिसमें कि ये निवास करते हैं। और ये सब ऊर्जा और पदार्थों के स्थानांतरण द्वारा संबंध है, यानी कि all linked by ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल्स। तो ये एनर्जी और मटेरियल के द्वारा स्थानांतरित होती रहती हैं, संबंध आपस में बना रहता है। ये परितंत्र कहलाता है, इकोसिस्टम कहलाता है। स्टार लगा लीजिएगा इसको भी। अब देखिए कई प्रकार की गैस, धूलकण और जलवाष्प उपस्थित रहते हैं किसमें, वायुमंडल में। और वायुमंडल में होने से मौसम और जलवायु में भी परिवर्तन होता रहता है, तो ये वायुमंडल का है। अब दिया गया है जैवमंडल। तो देखिए पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैवमंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यानी जहाँ पादप, जीव जंतु या फिर जलमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल तीनों जहाँ मिलते हैं वो जैवमंडल का निर्माण करते हैं। ये पृथ्वी के संकीर्ण क्षेत्र है, यहाँ जल, स्थल, वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। देखिए तीनों जहाँ मिलते हैं वहाँ जीवन संभव हो पाता है। जल भी चाहिए पीने के लिए, वायु भी चाहिए और स्थल रहने के लिए चाहिए। तो ये सभी तीनों चीज़ें मिलकर जैवमंडल का निर्माण करता है और जैवमंडल मनुष्य के जीवित रहने के लिए इम्पोर्टेंट है। आगे इसमें दिया गया परितंत्र क्या है। तो देखिए ये एक स्टोरी दी गई है। तो परितंत्र का हमने अभी देखा कि परितंत्र क्या होता है, आपस में मानव द्वारा जो क्रियाएं होती हैं वो परितंत्र में आती हैं। अभी देखिए ये इसमें इम्पोर्टेंट है बॉक्स कि प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, यानी 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। डायरेक्ट एग्जाम में ये जो डू यू नो के ये जो कॉलम्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप ध्यान से देखिएगा। तो ये इसमें दिया गया है। अभी देखिए इसमें आगे एक स्टोरी दी गई है कि किस तरीके से मनुष्य ने कार्य स्टार्ट किया, उन्होंने किस तरीके से नई नई चीज़ें का आविष्कार किया, पहिए का आविष्कार किया। ये सब मानव द्वारा निर्मित पर्यावरण, मानवीय पर्यावरण, ह्यूमन एनवायरनमेंट में आता है। इसमें ह्यूमन एनवायरनमेंट में क्या है कि जो मानव और पर्यावरण के साथ परस्पर क्रियाएं करता है, अपनी आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तन करता है। और प्रारंभ मानव स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया। किस तरीके से उन्होंने अपनी प्रकृति की आवश्यकता के अनुसार विभिन्न तरीके की चीज़ों का आविष्कार करना शुरू कर दिया। उन्होंने क्या क्या फसल उगाना स्टार्ट कर दिया, पशुपालन स्टार्ट कर दिया और एक जगह रहकर जीवन जीना स्टार्ट कर दिया। पहले घुमक्कड़ जीवन जिया करते थे, अभी उन्होंने एक जगह रहना स्टार्ट कर दिया। और उन्होंने क्या किया, पहिए का आविष्कार किया और आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया गया, जिससे क्या हुआ, वस्तु विनिमय का विकास हुआ। अब देखिए वस्तु विनिमय क्या होती है। वस्तु विनिमय ये होती है कि किसी भी वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार, यानी किसी के पास एक वस्तु है और दूसरे के पास दूसरी वस्तु है। तो अगर किसी को, जैसे मेरे पास गेहूं है और किसी के पास में कोई भी चीज़, मान लीजिए आप सब्जी है, फल है, कुछ भी है,
तो अगले को गेहूँ चाहिए और मुझे सब्जी चाहिए, तो वो मुझे सब गेहूँ देगा और मुझसे सब्जी वो ले लेगा। तो ये वस्तु विनिमय है, यानी बिना पैसे के, बिना धन के इसका उपयोग किया जाता था। अब वस्तु विनिमय क्या होता है? बार्टर सिस्टम होता है ये वस्तु विनिमय। तो ये वस्तु विनिमय का इन्होंने विकास हुआ और व्यापार आरंभ हुआ, जिससे वाणिज्य का विकास हुआ। तो औद्योगिक क्रांति के बड़े पैमाने पर उत्पादन स्टार्ट हो गया। परिवहन का भी गति से प्रारंभ हो गया, क्योंकि पहिए का आविष्कार हो चुका था। क्रांति से पूरे विश्व में संचार और सहज द्रुत हो गया, यानी टेक्नोलॉजी का भी आविष्कार धीरे धीरे होने लग गया था। तो ये दिया गया है इसमें कि ह्यूमन डेवलपमेंट इसमें। तो देखिए ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। इसके आपने नोट्स बना लिए होंगे, साथ में नोटबुक और पेन लेके बैठिएगा और साथ में नोट्स भी बनाते रहिएगा इसकी, क्योंकि लास्ट जो एग्ज़ाम होने वाली होती है, तो क्या नोट्स ही हमें रिवाइज बार बार करने पड़ती हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस सीरीज़ के साथ जुड़े रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।